Let's ask a very dear friend of ours, now in the Congress, has been in the Congress now for a long time, राजेश शर्मा जी बड़े दिनों के बाद इस शो में आ रहे हैं। राजेश शर्मा जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। राजेश शर्मा जी, भाई मुझे तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने जीती हुई बाजी हारी है, मुझको ऐसा लग रहा है। 3 स्टेट में आप जीतने वाले थे, राजस्थान में ऐसा था कि बस कांटे की टक्कर थी, मतलब वही हुआ, 1% से जीत गई बीजेपी। लेकिन मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में और तेलंगाना आप जीत गए, लेकिन बाकी 2 स्टेट में आप कैसे हार गए, मेरी ये समझ के बाहर है। आप जरा समझाएंगे मुझे, आपको शायद ज्यादा मालूम होगा राजेश शर्मा जी। नहीं, हार तो हार है, हार तो स्वीकार हो चुका है। अब रह गया वहां पे मध्य प्रदेश में, तो मैं स्वयं था और वहां पे गांव-गांव में लोगों से मिलना देखना, सब जगह पे जो रिस्पांस थे वो तो पूरा शिवराज सिंह जी के और मोदी जी के खिलाफ था। महंगाई, बेकारी, बहुत सारी समस्याओं का, गांव-गांव में दारू की दुकान। लेकिन जो मतदान हुआ उसमें तो मैंडेट उनको मिला। तो हमको ये, मैंने जो अंदाजा लगाया है कि लोगों में जो इन्होंने हिंदुत्व, राम मंदिर, प्रभु राम की झांकी और ये सब जो सारी बातें इन्होंने जो लोड किया, उससे शायद लोगों के ऊपर काफी उसका असर पड़ा। और उसके लिए लास्ट मिनट पे जो 6% कुछ फर्क है, उसके नाते बड़े पैमाने पे लोगों का मत परिवर्तन हुआ और उस मत परिवर्तन के आधार पे आज उनको मैंडेट मिला और उस मैंडेट के आगे वो सरकार अपनी बनाने जा रहे हैं। सेकंड इश्यू, एक तो ये है भावनात्मक, दूसरा जिस ढंग से पैसे का प्रयोग हुआ, दारू का प्रयोग हुआ, प्रशासन का प्रयोग हुआ, अंधाधुंध प्रयोग हुआ, अंधाधुंध। लेकिन वहां पे जनता जागरूक थी, जनता भिड़ रही थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने दुरुपयोग किया और उसका भी उसको फायदा उनको मिला है। केंद्र सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, वहां की जिला पंचायत, सारी की सारी गवर्नमेंट की जो मशीनरी का दुरुपयोग हुआ है वो तो मध्य प्रदेश की जनता ने देखा है। लेकिन आफ्टर ऑल लोगों ने उनको वोट दिया है, मेजोरिटी दिया है और उसके आधार पे उनको मैंडेट जो मिला है उसके आधार पर सत्ता में भागीदार है और अच्छा काम करे। हमारी शुभकामनाएं। लेकिन राजेश शर्मा जी, यहाँ पर जो खबर आ रही थी चुनाव के पहले हमारे जो जितने भी रिपोर्टर थे, भले मध्य प्रदेश में हो, छत्तीसगढ़ में हो, यहाँ तक कि राजस्थान में भी हो, हर एक को ये कह रहा था कि इस बार कांग्रेस जरूर जीतेगी। मतलब जब रिजल्ट आने शुरू हुए तो हम भी थोड़ा भौचक्के रह गए, यार ये कैसे हो गया। राजस्थान चलो ठीक है कि 1% से कांग्रेस आ गई, सिर्फ 1% से आ रही है। मध्य प्रदेश में आप 6% बता रहे हैं, कहीं पर 8% का फिगर आ रहा है, मतलब 6 से 8% का वोट का डिफरेंस, 6%, दैट्स अ लॉट सर। ये कैसे हो गया? कहीं ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस का जो स्थानीय नेतृत्व था, जिस प्रकार उनको पैसा खर्चना चाहिए था, जिस प्रकार उनको काम करना चाहिए था, इस विषय के ऊपर हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि जिन लोगों ने अपनी सारी जिंदगी कांग्रेस से कमाया, जब कांग्रेस के ऊपर खर्चा करने की बात आती है तो वो अपना हाथ रोक लेते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ राजेश जी? नहीं, मैं पैसे के उस पर तो मुझे जानकारी नहीं है कि मतलब, लेकिन घर घर कार्यकर्ता जा रहे थे, कांग्रेस के लोग बड़े पैमाने पे उत्साह में थे और सफलता दिख रही थी। जो पैसे का प्रयोग आप बोल रहे हैं कांग्रेस में, मैंने तो मध्य प्रदेश में जो घुमा हूं वहां पे तो बड़े सादगी से चुनाव लड़ रहे थे बीजेपी की तुलना में। बीजेपी का जो पैसे का प्रयोग था, घर घर पैसा, एक होटल में आपको रूम नहीं मिल सकता था, यह हालत था। पूरी दुनिया से लाके भर दिया था मध्य प्रदेश के गेस्ट हाउस में, आपको नहीं मिल सकता था घर। मतलब आपको इतनी हालत खराब हो गई, इतना इंपोर्ट किया था मैन पावर। ठीक है, उनका संगठन का उन्होंने उपयोग करना चाहिए। अब ये सोचिए कि एक एक होटल के रूम का एक एक दिन का कितना हो। एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 500-500 लोग बाहर से ठहरे हुए थे। एक एक पोलिंग एजेंट रिलीवर एक एक बूथ में 25-25 हजार, 50-50 रुपए इन्होंने दिया है। एक एक बूथ में लाख-लाख रुपया दिया है। मतलब पोलिंग एंड रिलीवर अपॉइंट करना भारी हो गया था। ये स्थिति थी मध्य प्रदेश में, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। तो अब पैसे का प्रयोग किया, प्रशासन का प्रयोग किया, अब भावनात्मक प्रयोग किया, उसके बाद उनको सफलता मिली है। अब उस सफलता के आधार पे अच्छा काम करे। अब हम तो यही कहेंगे राजेश शर्मा जी, कांग्रेस की बात। राजेश शर्मा जी, आप कह रहे हैं कि टक्कर बरोबर था, मगर लास्ट लैप में जिस प्रकार से मोदी जी और अमित शाह जी ने बार बार राम मंदिर का याद दिला दिया सबको, राम मंदिर पुनर्निर्माण 22 जनवरी 12:22, और यह कहना कि 70 साल से कांग्रेस ने राम मंदिर के खिलाफ काम कर दिया है और कांग्रेस उस चीज को कन्विंस नहीं कर पाए लोगों को कि हमने काम नहीं किया, राम मंदिर के निर्माण के खिलाफ काम नहीं किया। और बार बार मोदी जी, अमित शाह, जेपी नड्डा हर मंच पर यह बोलना कि 550 साल के बाद यह काम हो रहा है, राम मंदिर का पुनर्निर्माण।
और फिर कृष्ण जन्मभूमि के बात किए नरेंद्र मोदी जी ने। ओईसी के दौरान मथुरा भी जाके आए, बोले कि मैंने काशी विश्वनाथ को भव्य किया, उज्जैन महाकाल को भव्य किया, केदारनाथ को भव्य किया, अयोध्या भव्य हो रहा है और मथुरा कृष्ण जन्मस्थान भी भव्य होगा। तो आपको नहीं लगता कि यह हिंदुत्व का जो उन्होंने लास्ट लैप में लहर एक उजागर कर दिया पूरे लोगों के मन में, उनके दिल तक पहुंच गए, वहां कांग्रेस हिंदुत्व पर लोगों को कन्विंस नहीं कर पाया? राजेश शर्मा जी, देखिए, हिंदुत्व हमारा आस्थे का प्रश्न है, हिंदुत्व हमारा राजनीतिक योजना नहीं है, हमारा हिंदू आस्था है, राजनीतिक विषय नहीं है। तो इसके लिए उन्होंने राजनीति इसको बनाया, व्यवसाय बनाया हिंदुत्व को, और उस ढंग से प्रचार प्रसार किया। अब लोगों ने स्वीकारा उसको, हम अब उसमें हम कुछ कह ही नहीं सकते, क्योंकि लोगों ने जो मतदान किया है उसको सैल्यूट करना ही पड़ेगा। और हम लोगों ने हिंदुत्व जो हमारे आस्था का विषय है, क्या हम लोग हिंदू नहीं है? घर घर में नहीं जा रहे? कमलनाथ जी क्या पूजा अर्चना नहीं करते हैं? मध्य प्रदेश में जितने धर्मस्थल थे क्या प्रभावित नहीं थे? हर धर्मस्थल की क्या पूजा अर्चना बराबर नहीं हो रही थी? मैं ओंकारेश्वर गया था, सब उज्जैन, हर जगह पे अच्छा। लेकिन अब लोगों के दिमाग में जिस ढंग से पेड पब्लिसिटी किया गया उसका असर पड़ा, ये हम स्वीकारते हैं। और आने वाले समय में लोग 3 महीने के बाद जब चुनाव आएगा तो शायद लोगों में जागरूकता आएगी और लोग इसका जवाब अपने मतदान से देंगे, हम उसका इंतजार करेंगे। राजस्थान में आप लोग कन्विंस भी नहीं कर पाए कि कन्हैया लाल का जो हत्या था, कन्हैया लाल, बार बार जेपी नड्डा, अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी याद दिलाए राजस्थान के लोगों को कि किस हालात में कन्हैया लाल का सर कटा गया, तन से जुदा। और उन्होंने ये कि गहलोत सरकार ने स्पेशल कोर्ट भी नहीं किए और एनआईए जो केस रजिस्टर किया था वो चल नहीं पाया। 18 महीने से उनको जस्टिस नहीं दे पाया कन्हैया लाल को, क्योंकि कोर्ट ही नहीं था, स्पेशल कोर्ट फॉर्मुलेट नहीं किया था गहलोत सरकार। तो कहीं ना कहीं यहां पर जो आतंकवाद से टक्कर लेने वाली बात है उसमें भी शायद कांग्रेस कमजोर पड़े कि लोगों को राष्ट्र सुरक्षा, इंटरनल सुरक्षा, राष्ट्रवाद पे कई लोगों को कांग्रेस पे विश्वास, क्या आपको ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा फर्क पड़ गया उसमें? नहीं नहीं नहीं, ये जो बात है कांग्रेस लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, मुझे नहीं लगता कि अशोक गहलोत से अच्छा लॉ एंड ऑर्डर कोई। तो वसुंधरा जी के समय था, रोज प्रदर्शन हो रहे थे, रोज फायरिंग हो रही थी, रोज लाठीचार्ज हो रहे थे। अशोक गहलोत जी के समय क्या हुआ? अब ये जो घटना आप बता रहे हैं, इसका मुझे लगता है पूरे तौर पे जितना भी निरीक्षण, जितनी भी इंक्वायरी, जितने भी, मुझे नहीं लगता कहीं वो कम पड़े हैं, कहीं कम पड़े हैं। अब रह गया लोगों में प्रचार का जो प्रोफेशनल पब्लिसिटी हुआ है, अब उसका पेड पब्लिसिटी, अब उसका बार बार हैमरिंग करेंगे तो जरूर असर पड़ेगा। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की जो बात आप घटना की बता रहे हैं, मुझे लगता है अशोक गहलोत जी ने बहुत अच्छे से राजस्थान चलाया है, बहुत अच्छे से, इसमें कोई डाउट नहीं। तो आज कश्मीर अमित शाह का कहना है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हमारा है। कश्मीर पूरे देश, भारत देश का है और भारत देश पूरे कश्मीरियों का है। जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी आ गया और जिस प्रकार से नया कश्मीर का बिल्स जिस प्रकार से पेश हो गया पार्लियामेंट में और लोगों का, तो आप इसको कैसे देखते हो? कश्मीर क्या कांग्रेस, अमित शाह का कहना है कि नेहरू वॉज रिस्पॉन्सिबल, जो डबल उसका उन्होंने इनजस्टिस किया था, एक यूएन में लेके जाने का, रॉन्ग डिसीजंस, और दूसरा सीज फायर। तो कैसे देखते हो जिस प्रकार से अमित शाह ने कांग्रेस को टारगेट कर दिया कश्मीर वाले इशू में? राजेश शर्मा जी, कश्मीर उस समय नेहरू जी की जो भूमिका थी उसके नाते कश्मीर आज हिंदुस्तान का हिस्सा है, नंबर 1। नंबर 2, अमित शाह क्या बोलेंगे? तड़ीपार आदमी गुजरात से तड़ीपार केंद्र में गृह मंत्री बन गए, वो नेहरू जी के बारे में कमेंट करेंगे, वो ब्लंडर बताएंगे। पहली बात, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, नवाज शरीफ के बाद बिरयानी खाने जाते हैं और फिर पाक ऑक्युपाइड कश्मीर आज तक क्यों नहीं लिया? ठीक है, 370 का जो रिमूवल किया, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, डैडी तो क्या इलेक्शन लो, इलेक्शन क्यों इतने दिन रोक के रखा था? आतंकवाद वहां क्यों नहीं खत्म हो रहा है? आज भी वहां पे कश्मीरी पंडित को रहने का आपने क्यों नहीं व्यवस्था किया? क्यों नहीं रह पाए? ये कहने की बात है। जो स्थिति वहां की है, पुलवामा घटना हुआ, उस घटने के अंदर कौन जवाबदार था? किसकी गवर्नमेंट थी? तो ये कहने की बात है। उस समय आतंकवाद, मैं नहीं मानता कि किसी का है, आतंकवाद जो है नेचुरल है और उस आतंकवाद को गवर्नमेंट को रोकना चाहिए। और कश्मीर जो घटना है, ये इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय लेवल पे बीजेपी ने इस विषय को बहुत गलत ढंग से टैकल किया है। अब इनके हाथ में जो भी अपने अंतरराष्ट्रीय अपना छवि बना रहे, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर लेना चाहिए ना, क्यों रुके हुए हैं?
क्यों रुके हुए? नवाज शरीफ के बाद बिरयानी खाने के लिए अचानक जा सकते हैं और कश्मीर नहीं ले सकते हैं? बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, क्यों रुके हुए? आज चीन घुसते जा रहा है, वहां उनको क्यों नहीं रोक पा रहे? वहां नेहरू जी ने रोका इनको, किसने रोका इनको? कांग्रेस ने रोका। सर नेहरू जी को आप बोल दीजिए ना, राजेश शर्मा जी, आप पंडित नेहरू जी से दरखास्त नेहरू जी कीजिए। के बारे में तो मोदी जी बोलते हैं। अरे राजेश शर्मा जी, मेरी बात तो सुनिए। विदेश में जाते हैं गांधी जी और नेहरू जी के बारे में बोलते हैं। लेकिन पंडित राजेश शर्मा जी, आप पंडित नेहरू जी को दरखास्त कर दीजिए ना कि वो अपना इस्तीफा दे दें ताकि मोदी जी काम कर सकें, क्योंकि अभी तक नेहरू जी ने उनको रोक रखा है, काम नहीं करने दे रहे उनको। मेरा ये कहना है, क्योंकि आज तक आप मुझे ये बताइए, नेहरू जी को इस देश से गए हुए, मतलब इस दुनिया से गए हुए 1964 में गए, आज तक हम लोग नेहरू जी के ऊपर अटके हुए हैं। मतलब ये क्या है यार? मतलब पंडित नेहरू की, मुझे जहां तक याद है, लाल बहादुर शास्त्री जी के वक्त, गुलजारी लाल नंदा जी के वक्त, इंदिरा जी के वक्त, या प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई के वक्त, या फिर चौधरी चरण सिंह के वक्त, या फिर दोबारा इंदिरा जी के वक्त, या राजीव गांधी जी के वक्त इतनी बात नहीं हुआ करती थी पंडित नेहरू के बारे में जितनी आज की तारीख में होती है। इसका मतलब असल में अगर देखा जाए तो मोदी जी, अमित शाह जी और बाकी जितने भी आरएसएस के लोग हैं, असल में पंडित नेहरू जी के लिए उनके दिल में बहुत स्नेह, बहुत मोहब्बत करते हैं उनसे, इसलिए हमेशा उन्हीं की बात करते रहते हैं। क्या बोलते हैं आप राजेश शर्मा जी, बताएं। देखिए ऐसा है, अभी इनके पास कोई विषय नहीं है, ये फेल जा रहे हैं। महंगाई, बेकारी, सारे प्रश्न पे, एजुकेशन, हेल्थ, हर विषय पे, लोगों की जन सुविधा के विषय पे फेल जा रहे हैं। तो सारे ऐसे ऐसे विषय ला रहे हैं। अरे आप समाधान करके लाइए ना, सरकार आपके पास है, मेजोरिटी आपके पास है। नेहरू जी के बारे में बोलेंगे। अभी ये मुझे बताइए, जो गोडसे का बोल रही है पूजा करना चाहिए, आज वो बीजेपी के एमपी है, आज तक उसको पार्टी से निकाला भी नहीं। साध्वी प्रज्ञा दो एमपी राष्ट्र की आरोपी है। आप साक्षी महाराज के बारे में भूल गए? नहीं, साक्षी महाराज के बारे में भूलने का सवाल ही नहीं। वो उन्होंने भी तो बोला था ऐसे हरकत, उन्होंने भी यही बोला। जो भी ऐसे हरकत करे उनके ऊपर स्ट्रॉन्ग एक्शन होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग एक्शन। कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई पार्टी, इरिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, गलत शब्द का प्रयोग करने का अधिकार किसी को नहीं है, और जो प्रयोग करता है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तब जाके एक अच्छा प्रशासन आप दे पाएंगे देश में। नहीं तो ये व्यवसायिक राजनीति, मतलब ये धंधा चल रहा है, सत्ता प्रशासन जनता के लिए काम ही नहीं कर रहा है, ये व्यवसाय चल रहा है, खरीद बिक्री। जो गलती करे उसके ऊपर कार्रवाई इमीडिएट हो, लोगों में विश्वास आ जाएगा। आज वैसी स्थिति नहीं है, वैसी स्थिति नहीं है। उसका दुष्परिणाम अब ये नेहरू जी तक जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल तक जाएगा, गांधी जी तक जाएगा। ये चर्चा उनके बारे में कोई ना कोई कमी निकालकर हिंदुत्व को प्रभावित करने का काम करेंगे, जो कि मुझे लगता है 2024 में लोग जरूर इसका जवाब देंगे। लेकिन राजेश शर्मा जी, अभी अभी जो एक झारखंड के हमारे राज्यसभा के मेंबर हैं, आदरणीय साहू साहब, उनके घर से जो अभी 340 करोड़ के करीब मिले हैं, और वो भी अभी तक गिन रहे हैं, उसको लेकर के तो भारतीय जनता पार्टी बहुत आक्रामक है। वो बार बार बोल रहे हैं कांग्रेस बताए किसका पैसा है, क्या ये राहुल गांधी का पैसा है, इसका खुद का पैसा तो नहीं हो सकता। तो इसके ऊपर मतलब कांग्रेस को तो जरा मुश्किल हो रही है ना ये पैसा एक्सप्लेन करने की कि ये क्या है भाई। सर कोई मुश्किल नहीं है। ये पैसा पहली बात तो कांग्रेस का है नहीं, कांग्रेस का होता तो बैंक अकाउंट में होता या AICC के ऑफिस में होता। ये साहू ने जो गलत हरकत किया होगा, ब्लैक मनी यानी करप्शन, मैं तो बोलता हूं उसको चौराहे पे फांसी दे देना चाहिए। किसका इंतजार कर रहे हैं? इतना ब्लैक मनी मिला है, किसका इंतजार आप कर रहे हैं? दे दो फांसी उसको। कांग्रेस बीजेपी नहीं, जो देश का पैसा, जो करप्शन ब्लैक मनी करे, उसको आप किसका इंतजार कर रहे हैं? कौन से न्याय का इंतजार कर रहे हैं? उसको अरेस्ट करो, उसको फांसी दो। मैं तो कह रहा हूं देश का पैसा किसी को राइट नहीं है ऐसे दुरुपयोग करने का। जी दुरुस्त बात, जी दुरुस्त। विकसित भारत, ये वॉइस ऑफ द यूथ, बीजेपी, मोदी साहब का कहना। मोदी साहब बोल रहे हैं कि जन सेवक है, अब जन आंदोलन पर मैं निकला हूं। विकसित भारत संकल्प योजना यात्रा, विकसित भारत संकल्प यात्रा, गारंटी वाले गाड़ी लेकर मोदी साहब, मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरी होने वाले गारंटी, ये मोदी साहब की गारंटी। और बीजेपी का कहना है कि ये 5 स्टेट के इलेक्शन में ये था कि मोदी गारंटी वर्सेस राहुल गारंटी, मोदी गारंटी वर्सेस राहुल गारंटी, और राहुल गांधी जी का गारंटी को लोगों ने ठुकरा दिया, बीजेपी का कहना है। आप राजेश शर्मा जी कैसे देखते हो इसको? नहीं, मोदी जी का गारंटी
मैं मोदी जी की गारंटी मानता ही नहीं, वो अडानी जी की कंपनी है। मोदी गारंटी नहीं, अडानी कंपनी। मोदी गारंटी क्या है? हिंदुस्तान का जो खजाना है उसको जो दुरुपयोग किया है, जिस ढंग से तुष्टीकरण किया है, जिस ढंग से विकास के नाम पे लोगों के घर में पैसा जा रहा है, 5-10 मुट्ठी के लोगों के ऊपर आपने उनको खरबोपति बना दिया और देश के करोड़ों जनता को गरीब बना दिया। आज 90 लाख नौकरी चले गई। इसके लिए कौन जवाबदार है? ये मोदी गारंटी है? क्यों कहता है मोदी गारंटी? इनको पब्लिसिटी कैसे दिया जा रहा है विदाउट पेमेंट? ये सब अडानी का काम। 2300 लोगों का 10.5 लाख करोड़ रुपया राइट ऑफ कर दिया, बैड डेट में डाल दिया। ये मोदी की गारंटी है? किसानों का कर्ज नहीं माफ हो रहा है, ये मोदी की गारंटी है? मेरे बंधुओं, ये दिमाग से निकाल दीजिए। जनता ने हिंदुत्व वर्सेस थोड़ा सा माहौल बिगड़ा है, लेकिन आने वाले समय में जनता इसका हिसाब करेगी इनके साथ। लेकिन लोगों कैसे तक करेगी नहीं सर? पहुंच मुझे पा समझ रही में है नहीं सारी आ रहा। बातें। सर ये समझाया जाए, राजेश शर्मा जी जरा समझाया जाए। जो प्रदीप जी ने अभी भी आपको कहा, शायद आप भूल गए उसको, कि 22 जनवरी 12:22 को प्राण प्रतिष्ठान पूजा होने वाली है रामलला की मूर्ति की। उसके बाद तो हर जगह पे भारतीय जनता पार्टी शोभा यात्रा निकालेगी, रामलला यात्रा निकालेगी, ना जाने कौन कौन सी विजय यात्रा निकालेगी, क्या क्या निकालेगी। आप खुद सोच के बताइए ना। उसके बाद जो माहौल पैदा होगा, और उसके ऊपर सोने पे सुहागा काशी विश्वनाथ, वो क्या महाकाल, उज्जैन महाकाल कॉरिडोर, और उसके अलावा कृष्ण जन्मस्थान। सर आप मुझे ये बताइए, इसका आप मुकाबला कैसे करोगे राजेश शर्मा जी? हमारे लिए काशी विश्वनाथ, प्रभु राम जी और कृष्ण की जन्मभूमि हमारे लिए आस्था का प्रतीक है। हमारे जान से प्यारा हमको ये तीनों पवित्र स्थान है, उसमें कोई शक नहीं। हम उसको वोट से नहीं गिनेंगे, हम जनता में अपने विचार लेके जाएंगे, गांधीवादी विचारधारा। और देश में जो नाकामियां हैं, जो महंगाई, बेकारी और जो सारे जीवन उपयोगी प्रश्न है जहां पे मोदी सरकार ने शोषण किया है, उनके भ्रष्टाचार के विरुद्ध हम जाएंगे। और प्रभु राम, प्रभु कृष्ण और काशी विश्वनाथ का आशीर्वाद हमको मिलेगा हमारे मकसद में, हमें पूरा विश्वास है। क्योंकि वो भगवान को हासिल नहीं कर सकते। भगवान ने समय पे उनको मौका दिया, लेकिन उन्होंने मौका गवा दिया। अब आने वाले समय में जनता तय करेगी कि ये मतलब भ्रष्ट चाहिए कि शिष्ट चाहिए। तो ये निश्चित तय होगा, भ्रष्ट अडानी, अंबानी, मोदी और शिष्ट राहुल। लेकिन राजेश शर्मा जी ये भी बात चल रही है अभी, सॉरी ये मैं सवाल पूछ रहा हूँ, वैसे पूछना नहीं चाहिए क्योंकि इसके ऊपर बात हो चुकी है, बहस खत्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी सवाल पूछना लाजमी है। आप हमारे दोस्त हैं, बड़े पुराने मित्र हैं हमारे। पहले आप भी बीजेपी में हुआ करते थे, फिर अब आप कांग्रेस में आ गए बहुत पहले। और हाल ही में पुण्यतिथि थी हमारे गुरदास कामत जी की। मतलब मुझे बड़ा दुख हुआ कि जिस प्रकार मनाना चाहिए था वो सब मनाया नहीं गया, लेकिन वो अलग बात है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि दिग्विजय सिंह साहब ने बोला कि ये भैया सब ईवीएम का कमाल है, ऐसा उन्होंने बोला। साथ में बहुत जगह से भी ये आर्ग्यूमेंट आ रही थी कि जैसे राजस्थान है या फिर छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश की बात छोड़ दीजिए 2 मिनट के लिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में फिर भी सर्वे दिखा रहे थे कि बीजेपी शायद आगे है। हर एक कोई सर्वे नहीं दिखा रहा था, 4 सर्वे दिखा रहे थे कि कांग्रेस आगे है और 2 सर्वे दिखा रहे थे कि बीजेपी बहुत आगे है, और एक सर्वेक्षण ने तो यहां तक दिखा दिया था कि बीजेपी को 162 सीटें आने वाली है। लेकिन बाकी हर जगह पे जो सर्वेक्षण करने वाले लोग थे, उनको वो लोग क्यों नहीं मिले जो ये जिन्होंने ये कहा होगा कि भाई हम लोग बीजेपी को वोट करने वाले हैं, क्योंकि दोनों जगह बीजेपी जीती है ना। तो ये कैसे हो गया कि वहां सर्वेक्षण दिखा रहे हैं कि कांग्रेस जीत रही है और जीतती है बीजेपी, और फिर जो पोस्टल बैलेट हैं जब तक वो खुले तब तक कांग्रेस आगे। जैसे ईवीएम खुलती है फौरन हर जगह पे बीजेपी 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 हो जाती है, हर जगह पे कमल का फूल खिलता है। तो आपको लगता नहीं है कि शायद वक्त आ गया है कि वापस हम लोगों को पेपर बैलेट पर जाना चाहिए? राजेश शर्मा साहब देखिए, पोस्टल बैलेट में हम 20% आगे हैं, 20% वोट हमको ज्यादा मिले जी। हैं, और ईवीएम में 7% वोट हमको कम मिले हैं मध्य प्रदेश में, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश में था। अब कहने का मतलब चुनाव हो चुका है। दिग्विजय सिंह जी बहुत बड़े व्यक्तिमत्व है, उन्होंने जो बोला है ईवीएम के बारे में मैं उसको नकार नहीं सकता।
ईवीएम पे शंका जरूर है, क्योंकि हम जहां जहां पे गए लोगों से मेरी फोन पे आज भी 5-6 फोन आते हैं कि अरे हमारे गांव में तो हम लोगों ने पंजेब पे दिया, लेकिन यहाँ 300 के आगे कमल निकल गया, 200। तो हम भी चिंता कर रहे हैं, लेकिन कोई हम मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी को बता रहे हैं, सब ब्रीफ कर रहे हैं, लेकिन हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है, कुछ कर नहीं पा रहे। लेकिन आपको लगता नहीं कि सभी पार्टियों को मिलकर के, गैर भारतीय जनता पार्टी संगठन जितने, सबको मिलकर के ये कहना चाहिए कि भाई वापस आइए ना, आप क्या कर रहे हैं, आप लोग पेपर बैलेट पर वापस आइए, जो कागजी वोट जब पहले पड़ा करता था। हमने अपने जो नोट में ये मांग किया है, हमने मांग किया है, जी, ईवीएम हटाओ देश बचाओ। जी, ईवीएम हटाओ देश बचाओ। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, देखिए साहब, जापान में इसकी शुरुआत हुई थी ईवीएम की, अगर आपको याद होगा। आज जापान में पेपर बैलेट पे आ गए सब लोग। जर्मनी ने ईवीएम शुरू किया, पेपर बैलेट पे आ गए। यूएसए ने ईवीएम शुरू किया, पेपर बैलेट पे आ गए। अब मेरा ये कहना है कि जब तक आप लोग संगठित होकर के इसके ऊपर दबाव नहीं डालेंगे, हो सकता है कि ईवीएम बिल्कुल फेयर हो, मतलब मैं नहीं कह रहा हूं कि उसमें कुछ गलती हुई है या कुछ हुआ, चीटिंग हुई है, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं। लेकिन जब शंका के दायरे में आ जाता है कोई भी वोटिंग का प्रोसेस, तो मुझे ऐसा लगता है कि इलेक्शन कमीशन पर दबाव डाला जाए कि आप वापस प्लीज ईवीएम छोड़ करके आप पेपर बैलेट पर आएं। आपको लगता नहीं कि इंडिया अलायंस के जितने भी लोग हैं उन सबको यह कहना चाहिए कि भाई या तो आप पेपर बैलेट पर आएं, वरना हम चुनावों का बहिष्कार करेंगे? राय शर्मा जी, नहीं, चुनाव का बहिष्कार तो हम नहीं कर सकते, लेकिन ये जरूर ये विषय होगा कांग्रेस की तरफ से, जो मैं चर्चा मध्य प्रदेश के राजनीति में देख रहा हूं, ईवीएम के ऊपर जो हमारा काफी चिंतन हो रहा है। तो हम तो ये मांग कर रहे हैं कि ईवीएम को हटाइए और बैलेट लाइए, ये हमारी तो मांग है, हमारी तो मांग। लेकिन जिस जिस जगह पर आप गए थे मध्य प्रदेश में, फॉर एग्जांपल आप ऑब्जर्वर थे वहां पे, आप गए भी थे वहां, तो किस किस जगह पर आप गए थे सर, जरा बताएं उसके बारे में, कौन सी जगह थी? हरदा में था, अगल बगल के जिलों में था जी। और वहां के लोग अब आपको क्या बोल रहे हैं? वो लोगों से बात हो रही है तो लोग कह रहे हैं कि राजेश जी यहाँ पे बीजेपी के 4 जन थे, ये एक बदमाश था, ये था, इसके नाम खराब है, ये हर घर में अपना है, यहाँ पे अपने को 50-100 वोट का लीड मिलना चाहिए था, हम 250 से पीछे हो गए। एक गांव में तो ये बोला कि हम लोग ने हर आदमी से पूछा जाके कि भाई यहाँ पे किसको वोट दिया, किसको, बोले अंदर से जाके दिया हो तो पता नहीं। वहां पे हम 300 से खाली हमको 80 वोट मिला है और बीजेपी को 380 वोट मिले, जबकि वहां पे हमको 200 मिलना चाहिए था। अब ऐसे कई अनुभव है, मैं आपको वहां का करीब 150-200 बूथ का मैं उदाहरण दे सकता हूं, जो लोग कह रहे हैं। शर्मा साहब, राजीव जी, बात यह है कि पहले जो मोदी साहब के स्लोगन थे, गठबंधन गठबंधन सनातन धर्म के खिलाफ है, जूलियस टैलेंट के जो शब्दों का बीजेपी को बहुत फायदा हुआ, बहुत यानी बहुत फायदा, इलेक्शन बहुत फायदा हुआ। अभी फिर डीएमके के एमपी ने उठकर कहा कि अगर इफ द इंडिया अलायंस कम बैक वी विल विड्रॉ द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। तो क्या आपके अलायंस पार्टनर्स कंट्रोल में नहीं है? बिकॉज उनके एक एक स्टेटमेंट, बिकॉज आज पूरे देश जब आर्टिकल 370 है, सुप्रीम कोर्ट ने टोटली रेटिफाई कर दिया है, 2 बिल्स नया कश्मीर का लोगों ने जिस प्रकार से पॉजिटिवली पार्लियामेंट में चल रहा है, तो क्या आपको लगता है कि ऐसे कमेंट्स जो लगातार आपके अलायंस पार्टनर से आ रहा है, ये फिर आपको दुविधा में डालने वाले 2024 में? अभी डीएमके एमपी का कहना कि वी विल विड्रॉ द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। पूरे देश का एक मानसिकता बना है कि इंडिया, कश्मीर इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। तो क्या कंट्रोल में नहीं है अलायंस पार्टनर इंडिया अलायंस के? राजेश शर्मा जी, देखिए 26 पार्टी है तो सबके मत अलग अलग हैं, रीजनल पार्टीज हैं, कांग्रेस नेशनल पार्टी है। अब रह गया कि सबका मत एक अनुकूल होगा, ये सबके लोकल इश्यूज अलग अलग हैं, भाषा अलग अलग है, बहुत कुछ दूरियां हैं लोगों में। अब लोग इकट्ठा आ रहे हैं डेमोक्रेसी सेव करने के लिए, देश बचाने के लिए। तो ये जो बातें हो रही है लोगों को धीरे धीरे समझ में आएगी, जब कई बार बैठेंगे, मिलेंगे, बातचीत करेंगे, तो मुझे लगता है इस विषय का हल हो जाएगा। जो आज डिफरेंसेस आ रहे हैं, ये दुर्भाग्य है, मुझे लगता है शॉर्ट आउट हो जाएगी। जी, राजेश शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इतने दिनों के बाद। आप आते रहा करें सर। मुझे तो ऐसा लग रहा था आप कहीं नाराज हो गए, पता नहीं क्या हो गया कि मैं राजेश शर्मा जी कहाँ हैं। आप तो हमारे बड़े पुराने दोस्त हैं सर, बहुत पुराने मित्र हैं हमारे। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। आप जब बोलेंगे, गॉड ब्लेस यू। और इसी तरह आप सिंसियरली काम करते रहें। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी सिंसियरिटी और ऑनेस्टी को अप्रिशिएट भी किया जाएगा।
कांग्रेस Thank you. पार्टी में। कांग्रेस पार्टी में ज्यादातर जो आदमी मेहनत करता है, बहुत शराफत से, इंसानियत से काम करता है, ईमानदारी से काम करता है, उसके लिए बहुत मुश्किल होती है। ऐसा मेरा अनुभव रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका अनुभव ज्यादा अच्छा रहा होगा। नमस्कार सर। थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद। One of the most sincere Congress workers Yes. that I've come across. He used to be in the BJP, of course. Yes. Then he left because of certain people that I mean, we let him name them. But in the Congress, that's the trouble, because what happens in the Congress is if you work very honestly with sincerity, you're not appreciated, because they feel, where the hell will you go? ये जाएगा कहाँ? जाएंगे ये जाएगा कहाँ? ये यही है ना? डायलॉग आई थिंक इट्स नॉन पार्टी ये कोई अगर हम उनको दांत दिखा दे, आंख दिखा दे, तो लोग सतर्क हो जाते हैं, यार इसका ख्याल रखना कहीं गड़बड़ ना कर दे। सीधी सादी बात है। खैर, in any event, let's talk to our old friend now, who has become our old friend.